Hello guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here, and now we are going to get discuss about the polarized and unpolarized light wave. Okay, अब हम ध्रुवित और समतल अध्रुवित प्रकाश के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, समतल अध्रुवित प्रकाश क्या है कि वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अविलंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अविलंबवत, जैसे मान लेते हैं कि तरंग ये संचरित हो रही है और इसके अविलंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते हैं। तो ये ठीक है, और ये सभी दिशाओं में कंपन हो, सभी दिशाओं में कंपन, अभिलंब दिशा में। तो वे तरंगें, ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कारण तरंग संचरण के अविलंबवत सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, समतल अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो अब ध्यान रखिएगा, जब कहीं हमें अध्रुवित प्रकाश को दर्शाना होगा तो इस तरीके से ही दर्शाएंगे, समतल अध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अविलंबवत एक दिशीय कंपन करते हैं, या तो अविलंबवत कंपन करेंगे या तो समांतर कंपन करते हैं, वे क्या होते हैं, ध्रुवित, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो ऐसे है कि जैसे ये अध्रुवित प्रकाश था, ये सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, तो ये तो हो गया अध्रुवित प्रकाश। और ये ऐसे होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसमें कि एक दिशीय कंपन होते हैं, और इस तरह से कंपन होंगे अगर, तो ये समांतर कंपन कहलाते हैं, समांतर। और अगर इस तरह से कंपन होते हैं तो लंबवत कंपन कहलाते हैं, लंबवत, लेकिन एक दिशीय होंगे। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, इसमें जो कण है, माध्यम के कण है, तरंग संचरण के अविलंबवत एक दिशीय यूनि डायरेक्शनल वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं। समांतर कंपन की दिशा को इस तरीके से और अविलंबवत कंपन की दिशा को इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कि मान लेते हैं कि कोई तरंग है, एक स्रोत ये S1 है, और यहाँ से इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंगें संचरित की गई, ठीक है ना। तो जब ये चलेंगे अनुप्रस्थ तरंगें तो इस तरीके से जाएंगी, और हमने इसी के समांतर एक दूसरा स्रोत और लगा दिया S2, तो ये तरंगें इस तरीके से निकल करके इस जगह पहुंच जाएंगी। अगर दूसरे स्रोत की बात देखें, दूसरे बिंदु पर जहाँ पर ये डोरी जुड़ी हुई है, तो मान लेते हैं P बिंदु है, तो वहाँ पर निकल कर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये S1 था, इससे जो अनुप्रस्थ तरंगें जा रही थी, इसको अगर हमने अविलंबवत लगा दिया तो फिर ये P बिंदु पर ये तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें नहीं पहुंच पाएंगी। अर्थात यहाँ से ये जो दूसरा है S2, यहाँ से ही तरंगें आगे जा पा रही हैं और नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर इनकी अक्षें समांतर हैं, समांतर अक्षें, तो ये तरंग निर्गमित हो जाएगी और अधिकतम तीव्रता मिलेगी, यानी ये तरंग संचरित हो जाएगी। लेकिन अगर ये इनकी लंबवत अक्षें हैं, लंबवत अक्षें हैं, तो यहाँ से ये तरंग रुक जाएगी, फिर आगे P बिंदु तक नहीं पहुँच पाएगी। इसका मतलब जो पहला स्रोत है, ये S1 जो है वो ध्रुवक की तरह इस्तेमाल होता है, और जो दूसरा जो है एनालाइजर की तरह, विश्लेषक की तरह इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, ये पहला जो होगा
मतलब ध्रुवक होगा, दूसरा जो विश्लेषक होगा एनालिसिस, जो इनके बारे में ये डिसाइड करेगा कि तरंगें आगे संचरित होंगी कि नहीं। इसलिए दूसरा वाला जो है वो विश्लेषक होगा और पहले वाला ध्रुवक। यानी यहाँ से कोई तरंग संचरित होगी वो S2 से पारगमित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये अक्षें S2 की पहले S1 के सापेक्ष समांतर है तो अनुप्रस्थ तरंग संचरित हो जाएगी, और S2 अगर लंबवत है तो अनुप्रस्थ तरंग संचरित नहीं होगी। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अभिलंबवत कंपन करते हैं तो ये ऐसे निकल जाएंगे। अगर इसी की जगह अनुदैर्घ्य तरंगें होती तो अक्ष लंबवत होती चाहे समांतर होती, दोनों ही P बिंदु तक पहुंच जाती। ध्यान रखना, खास बात ये है कि ये अनुप्रस्थ तरंगें, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ। इसलिए अनुप्रस्थ तरंगें यहाँ से पारगमित तभी होंगी जब ये समांतर अक्ष हैं, लंबवत है तो पारगमित नहीं होगी। जबकि अनुदैर्घ्य तरंगें होती तो अक्षें समांतर होती चाहे लंबवत होती, ये दोनों ही पारगमित होकर P बिंदु पर पहुंच जाती। इसी के लिए टूरमेलिन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट भी प्रदर्शित किया। टूरमेलिन में क्या किया उन्होंने, दो क्रिस्टल N1 और N2 उपयोग किए और कोई अध्रुवित प्रकाश लिया। जैसे ये कोई अध्रुवित प्रकाश जो सभी दिशाओं में कंपन करता है, ये लिया और इसको दो क्रिस्टलों N1 और N2 से गुजारा। ये है N1 और ये है N2। तो ये समांतर है, दोनों क्रिस्टल क्या हैं, समांतर हैं। तो यहाँ जो तीव्रता मिलेगी वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा ना हुआ, यानी ये दोनों अगर लंबवत होते, ये अध्रुवित प्रकाश था, अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश, जब इनको दोनों क्रिस्टलों से गुजारें और ये दोनों क्रिस्टलों की अक्षें एक दूसरे के क्या हों, अभिलंबवत हों, N1 और अभिलंबवत N2, ठीक है ना। और यहाँ पर N1 पैरेलल N2 समांतर अक्षें हैं, तो यहाँ पर कोई तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर कह सकते हैं I max होगा और यहाँ पर I minimum होगा, यानी पूरा प्रकाश दूसरे वाले N2 से रोक लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि N1 यहाँ पर ध्रुवक की तरह प्रयोग हो रहा है और N2 जो है वो विश्लेषक की तरह प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि ध्रुवित प्रकाश के लिए, प्रकाश के ध्रुवण के लिए ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर ने क्या नियम दिया था, यानी ध्रुवण जो हो अगर परावर्तन के द्वारा हो, ठीक है ना, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, तो ये कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई अध्रुवित प्रकाश था, ये माध्यम 1 था और ये माध्यम 2 था। यहाँ पर कोई अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से जो जिसमें सभी दिशाओं में कंपन हो रहा था, इस प्रकार से किसी परावर्तक तल पर आपतित हुआ पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ भाग अपवर्तित होगा और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से ये ध्रुवित प्रकाश में तो बदलता है, लेकिन पूर्ण ध्रुवित प्रकाश कब होगा, ये कोई विशेष आपतन कोण होगा। तो ये जैसे आपतित हुई तो ये अभिलंब से कोई विशेष आपतन कोण है IP, जिस पर ये प्रकाश आपतित हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए ये अपवर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर ये
जो किरण थी अध्रुवित प्रकाश की वो पूर्ण समतल ध्रुवित हो जाएगी। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखिएगा कि कब ये समतल ध्रुवित प्राप्त होगी। ओके, तो मैलस के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच पर आपतित होती है, ओके, यानी जब समतल अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच पर आपतित होता है तो यह अंशतः परावर्तित हो जाती है। अर्थात अब ब्रूस्टर ने बताया कि अगर कोई विशेष आपतन कोण पर यह अध्रुवित प्रकाश इस माध्यम पारदर्शी माध्यम जैसे कांच पर आपतित हो और अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कोण 90 डिग्री हो, इस प्रकार से हो कि ये समकोण पर हो, तो ये प्रकाश जो होगा अध्रुवित पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो ये परावर्तन द्वारा है और इस प्रक्रिया में देखिएगा आप जानते हैं ये अपवर्तन कोण होता है और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये भी आईपी ही होगा और इसको अगर पूरा देखें तो ये 180 डिग्री होगा। तो मतलब R + 90 + IP = 180, तो R = 180 - IP - 90, तो 90 - IP आ जाएगा स्मॉल r और I क्या है, IP है। तो अब यहाँ स्नेल का नियम यूज कर लें, ध्यान रखिएगा स्नेल नियम का उपयोग करेंगे। अब हम स्नेल नियम से, स्नेल नियम का जब यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1μ2 = sin I/sin r। ठीक है ना, तो 1μ2 = sin IP/sin r की जगह 90 - IP, तो 1μ2 = sin IP/cos IP हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं tan IP = 1μ2, या 1μ2 को आपने अगर म्यू मान लिया है तो ये हो जाएगा म्यू = tan IP या IP = tan इनवर्स म्यू। तो ये विशेष आपतन कोण होता है जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं या ब्रूस्टर कोण भी बोलते हैं। आईपी को ब्रूस्टर कोण भी बोलते हैं कि कोई विशेष आपतन कोण जिस पर कोई समतल अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच पर आपतित होता है और अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के परस्पर समकोण पर मुड़ जाएं, ऐसे आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा और यहाँ से अब परावर्तित के बाद ये किरण जो होगी पूर्णतया समतल ध्रुवित होगी। तो ये है आपतन कोण आईपी और अपवर्तन कोण का मान हमने निकाल लिया 90 - IP, तो स्नेल नियम में रख दिया तो म्यू = tan IP या IP = tan इनवर्स म्यू आ जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। ओके।